हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BDN केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूं राज यादव और चैप्टर हमारा सॉल्यूशन चल रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका। ठीक है, तो क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है और सॉल्यूशन में जो हमारा टॉपिक है बेटे वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को हम हिंदी में कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है इसको मैं 2-3 वीडियो में लगातार बता चुका हूँ, एक बार मैं और बताता हूँ। तो किसी भी विलयन के यानी ऐसा विलयन होना चाहिए जो विलयन समांगी हो। ठीक है, तो किसी समांगी विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या पर डिपेंड करते हैं या आयनों की संख्या पर डिपेंड करते हैं या आपके मोल प्रभाज की संख्या पर डिपेंड करते हैं, तो ऐसे भौतिक गुण को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। एक बात का ध्यान रहे कि कभी भी अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अणुसंख्यक गुणधर्म में हम लोग 4 होते हैं बेटे। हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो टोटल 4 होते हैं। जरा देखिए कौन कौन से होते हैं 4। सबसे पहला अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो RLBP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, और दूसरा जो हमारा हुआ करता था वो यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, और तीसरा हमारा जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि क्या लिखा है इसका? हिमांक का अवनमन। ठीक, और चौथा हमारा जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, अर्थात परासरण दाब होता है। इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा P/PA0 से, इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा TB से, इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा TF से, इसको प्रदर्शित करते हैं पाई से। बच्चों, बहुत ध्यान देने वाली बात है, हम यहाँ पर 2 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को फिनिश कर चुके हैं, अर्थात पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ये निकाल चुके हैं और इसको पढ़ चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये वाली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए भाई, चलिए देखिए भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चैप्टर हमारा समाप्ति की ओर है। 1-2 लेक्चर और होंगे, 1-2 लेक्चर के बाद चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हेडिंग है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आखिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है यानी कि हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा ताप यानी किसी भी द्रव का अगर हमें हिमांक को परिभाषित करनी है तो हम कर सकते हैं कि ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव के वाष्पों का दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को, उस ताप को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन कैसे होता है जरा देखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग होगी बेटे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए क्या है, एक ग्राफ बना लेते हैं हम इसके लिए समझने के लिए। जरा देखिए, मैंने 2 एक्सिस ले ली यहाँ पर,
जैसे हम लोगों ने क्वथनांक का उन्नयन समझा था उसी तरीके से हिमांक का अवनमन समझने वाले हैं। मैंने यहाँ ले लिया वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब, और नीचे ले लिया मैंने यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक है, हम जानते हैं जो ठोस पदार्थ होता है, कोई भी ठोस होगा, जैसे लिक्विड है, मान लीजिए आपके पास मैं यहाँ ले रहा हूँ बेटे, ये लिक्विड है। ठीक है, ये क्या है, ये लिक्विड है, जैसे नहीं थोड़ा वैसे बनाते हैं हम इसको, ये लिक्विड है। इस लिक्विड की कोई ना कोई वेपर्स होंगी, कुछ ना कुछ वाष्पें होंगी, और वाष्पों का कोई ना कोई दाब होगा, वाष्प दाब होगा। ठीक है, और अगर हम इसी को सॉलिड कर देते हैं, ठोस कर देते हैं, तो ठोस में जो वेपर्स होती हैं, वाष्पें होती हैं, वो बहुत कम होती हैं, इसलिए वेपर प्रेशर कैसा होता है बेटा, कम होता है उसका। अर्थात हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर की अपेक्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो वेपर्स होती हैं उनकी मात्रा लिक्विड की वेपर की अपेक्षा कम होती है, इसलिए जब वेपर ज़्यादा होंगी लिक्विड के अंदर तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, सॉलिड के अंदर वेपर कम होंगी तो प्रेशर भी कम लगेगा। ठीक है, एक और बात, खास बात यह है कि जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर घटने के साथ साथ बहुत तेज़ी से घटता है। जब तेज़ी से घटता है तो कुछ इस तरीके की लाइन आपको मिलेगी, इस तरीके से लाइन। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर घटेगा, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर है, इधर की ओर यानी यहाँ तक टेम्परेचर था, ये यहाँ तक टेम्परेचर था, और जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर घटा, यानी टेम्परेचर कम घट रहा है, और प्रेशर जो है यहाँ से, ये देखिए प्रेशर जो है यहाँ से नीचे की ओर बहुत तेज़ी से गिर रहा है। ठीक है, तो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है बेटे, सॉलिड का वेपर प्रेशर, क्योंकि जैसे ही हम वाष्प उनका टेम्परेचर कम करेंगे, सॉलिड का जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर्स अपने आप से और तेज़ी से घटने लगेंगी। जब वेपर्स घटने लगेंगी तो प्रेशर भी कम होने लगेगा। ठीक है, तो वही वाला यहाँ पर है कि जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे तो तेज़ी से वेपर प्रेशर इसका घटेगा। जब वेपर प्रेशर घटेगा तो देखिए अब हम बात करते हैं लिक्विड के वेपर प्रेशर की। लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर कम करने पर सॉलिड की अपेक्षा कुछ धीरे धीरे घटेगा। जरा देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास लिक्विड का वेपर प्रेशर ये है, ये लिक्विड का है, ये सॉलिड का वेपर प्रेशर था। ठीक है, अब ये लिक्विड का वेपर प्रेशर जैसे ही हम इसकी टेम्परेचर कम करेंगे, करते जाएंगे, टेम्परेचर कम करते जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी जिस पर ये सॉलिड वाले वेपर प्रेशर को क्रॉस कर देगा, यानी यहाँ पर। तो इस वाले टेम्परेचर को हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, और इस फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग TF नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस फ्रीजिंग पॉइंट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, TF नॉट से, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, लिक्विड की शुद्ध अवस्था में फ्रीजिंग पॉइंट को। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपने इसका सॉल्यूशन बना दिया, ये है सॉलिड, ठीक है, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ठीक है, और नीचे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटे, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसमें आपने कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, किसमें, इस लिक्विड के अंदर। जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो जो आप टेम्परेचर घटाएंगे वो केवल लिक्विड के टेम्परेचर थोड़ी ना घटाएगा लिक्विड का, वो जो आप मिलाओगे उसका भी टेम्परेचर घटाएगा। इसलिए लिक्विड के पास टेम्परेचर कम घटेगा, जब कम घटेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, जब कम होगा, जरा देखिए यहाँ पर, जब हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को देखिए क्या करते हैं, टेम्परेचर घटाएंगे तो देखिए इस तरीके से चलता रहेगा, और यहाँ पर आकर के ये देखिए ये आपके पास हो जाता है TF। ठीक है, ये क्या हो गया बेटे आपके पास, TF किसके लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। अब ये जो डिफरेंस आता है, ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका, इस डिफरेंस को कहते हैं हम डेल्टा TF। डेल्टा TF होता है वाष्प दाब एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसकी जब वैल्यू निकालोगे, जब वैल्यू इसकी निकालोगे तो ज़्यादा कौन सा है, TF नॉट ज़्यादा है। देखिए भाई TF नॉट, ये प्रेशर देखिए इसका ज़्यादा है TF नॉट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये TF नॉट और माइनस कम को घटा दोगे, यानी TF। इस तरीके से आप फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन को निकाल सकते हो, कितना डिप्रेशन इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, यानी कि जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके हिमांक में
कुछ कमी आ जाती है, कमी आ जाती है जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। जिसे हिमांक का क्या कहते हैं बेटे? अवनमन। डिप्रेशन का मतलब होता है अवनमन, इसका मतलब होता है बेटा अवनमन। ठीक है, इसका अवनमन है, इसका मतलब क्या है? हिमांक है। पूरे का मतलब क्या है? हिमांक। तो हिमांक का अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन कहते हैं। मान लेंगे, माना शुद्ध अवस्था में किसी द्रव का हिमांक TF0 है तथा अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर हिमांक TF डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो हिमांक का अवनमन डेल्टा TF कितना हो जाएगा बेटा? यही ज़्यादा कौन सा था? शुद्ध अवस्था में कितना था? डेल्टा TF0 था, ये ज़्यादा होगा TF0 और माइनस TF। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो दो हमने पॉइंट पढ़ लिए यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, यानी हिमांक का अवनमन क्या होता है। ये चीज़ हम लोगों ने इससे पढ़ ली। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के आधार पर हम निकालेंगे कि जो सॉल्यूट होता है, जो विलेय पदार्थ होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे निकाल सकते हैं, उसका अणुभार आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये रहा हिमांक का अवनमन। अब एक बात समझ में आ रही होगी आपके, देखिए जरा यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ही आप विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में कमी आ रही है, हिमांक का अवनमन हो रहा है। अर्थात हिमांक का जो अवनमन है डेल्टा TF वो समानुपाती हो रहा है विलेय पदार्थ की मात्रा के। विलेय पदार्थ की मात्रा को हम लिख सकते हैं बेटा विलेय की सांद्रता, है ना। तो जो ब्रैकेट लगा है इसका मतलब है सांद्रता, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है विलेय, इसका मतलब विलेय की सांद्रता। ठीक है, अब इसमें सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सी विधियाँ होती है। कौन कौन सी होती है? नॉर्मलता होती है, मोलरता होती है, मोल प्रभाज होता है, मोललता होती है, परसेंटेज में कंसंट्रेशन होती है। इसमें देखिए ये जो चीज़ दोनों हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, और ये दोनों होती हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ पर सब काम खेल का किसका चल रहा है? टेम्परेचर का चल रहा है। इसलिए इन दोनों को तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि हम इनको लेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने घटने के साथ इसमें परिवर्तन लगातार आता रहेगा। तो किसको लेंगे? इनमें से हम किसी को लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ मोललता को ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा, डेल्टा TF समानुपाती मोललता। ठीक, एक बार सवाल आ चुका है ये बोर्ड में इस तरीके से कि हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। 4 ऑप्शन दे दिए गए, मोललता के, नॉर्मलता के और मोल प्रभाज के। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, उसमें मोललता के समानुपाती वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये याद रखें आप। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट में था आपका। किस तरीके से आया है? इस तरीके से आया कि हिमांक का जो अवनमन होता है वो समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? 4 ऑप्शन थे, नॉर्मलता के या फिर मोलरता के या फिर मोल प्रभाज के या मोललता के। तो आपको सब पता लग गया किसके होगा, ये मोललता के समानुपाती होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इस समानुपाती को हटाएंगे, इस समानुपाती के निशान को हटा देंगे। यहाँ पर जब समानुपाती के निशान को हटा देंगे, इससे पहले एक हेडिंग भी डालें। 1 मिनट रुकते हैं, जरा देखिए। हिमांक के अवनमन के आधार पर विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना, अणुभार ज्ञात करना। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे हम इसके अणुभार को? ठीक, जरा देखिए यहाँ पर। तो देखो बेटा, मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि डेल्टा
TF समानुपाती था किसके, यानी कंसंट्रेशन ऑफ विलेय, यानी सॉल्यूट के सांद्रता के समानुपाती था ये, ठीक है। जब विलेय की सांद्रता के समानुपाती था, अब हम क्या कर रहे हैं बेटे, डेल्टा TF, अब समानुपाती यहाँ पर मैंने कहा था मोललता ले ली थी इन्होंने, अब समानुपाती यहाँ से हटा देंगे बेटा, तो डेल्टा TF बराबर यहाँ रख दिया है KF और यहाँ पर मोललता। अब देखो चूंकि मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का भार डिवाइडेड बाई विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में, ठीक। विलायक का भार किसमें बेटा, ये किलोग्राम में है। अब किलोग्राम में इसको उठा के यहाँ रख दिया जाएगा, तो देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा बेटा डेल्टा TF बराबर KF, अब देखो ये आ जाएगा स्मॉल w, ठीक, स्मॉल w डिवाइडेड बाई m0 इंटू कैपिटल W किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। चूँकि अगर मैं इसको ग्राम में बदलूँ, किलोग्राम को ग्राम में बदलूँ, हम ये लिख सकते हैं बेटे, यानी W kg बराबर हो जाएगा W ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई m0 इंटू स्मॉल w किसमें, ग्राम में। अब देखिए स्मॉल w नहीं, सॉरी, ये कैपिटल W विलायक का भार है, ग्राम में आ गया। अब 1000 नीचे आएगा, इस 1000 को उठा करके ऊपर कर दीजिए गुणा 1000। इस तरीके से आप विलेय का अणुभार निकाल सकते, विलेय पदार्थ के लिए अणुभार। अब अणुभार का जब फॉर्मूला निकालना हो तो कोई बात नहीं भैया, अणुभार का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए जरा कैसे निकालूंगा, जरा देखो यहाँ पर। अब इसको अणुभार को उठा के इधर कर लेंगे, तो m0 इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू कैपिटल W किसमें, ग्राम में। तो अणुभार निकालने का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा और हिमांक का अवनमन निकालने का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिमांक का अवनमन पढ़ सकते हैं। इसका छोटी छोटी डेफिनेशन और पूछी जाती है आपसे, ठीक है। पहले तो मैं लिख देता हूँ ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ देखिए बेटे, यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर जो KF है, KF वो है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक है KF आपका, ठीक है। स्मॉल w जो है वो विलेय का भार है, विलेय का भार है, किसमें, ग्राम में लिखा जाएगा हमेशा। और कैपिटल W है वो विलायक का भार होगा, विलायक का भार, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, विलायक का भार है, ये भी आपका ग्राम में ही लिखना है इस वाले फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। और जो डेल्टा TF है बच्चों, वो डेल्टा TF है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ठीक है। और आपके पास m0 है, m0 के लिए क्या आएगा, विलेय का अणुभार है, ये है आपका विलेय का अणुभार, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। एक बार इस फॉर्मूले को और समझ लेते हैं। देखिए हम क्या करते थे, जैसे ही किसी लिक्विड के अंदर, किसी विलायक के अंदर कोई विलेय पदार्थ मिलाते थे तो उसके हिमांक में कमी आ जाती थी, उसके हिमांक में कमी आ जाती थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हिमांक का अवनमन था वो समानुपाती था विलेय की मात्रा के। विलेय की मात्रा को हम विलेय की सांद्रता भी कह सकते हैं। और सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सी विधियाँ हैं, जैसे कि दूरी को व्यक्त करने की मीटर, किलोमीटर, मील वगैरह हैं। इसी प्रकार सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत विधियाँ हैं। उनमें मेन है आपकी नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। तो इन्होंने, वैज्ञानिक ने क्या किया, इस विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने वाली जो मोललता वाला टर्म था वो यहाँ उठा लिया, ठीक है। मोललता यहाँ पर ले ली इन्होंने, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समानुपाती को हटाएंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो मोलल कांस्टेंट रख दिया हमने, ठीक है। हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF रख दिया हमने यहाँ पर, ये ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये, अब ये जो वैल्यू है यानी m बराबर जो मोललता होता है वो मोललता वर्ग का मान क्या होता है, भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। इसको उठा के हमने m की जगह रख दिया। जब m की जगह रखेंगे तो w देखिए यहाँ आ गया और बटे में m0 इंटू w किलोग्राम यहाँ आ गया। अब किलोग्राम को हमने ग्राम में बदल दिया, चूँकि w किलोग्राम बराबर होता है w ग्राम बटे 1000, तो हमने किलोग्राम की जगह पे ये वाली वैल्यू उठा के रखेंगे। जब रखेंगे तो देखिए बेटे यहाँ w ग्राम आ गया और नीचे वाला 1000 था वो ऊपर चला गया। अब अणुभार का सूत्र निकाला तो अणुभार इधर कर लिया, डेल्टा TF को नीचे कर लिया। बाकी चीज़ें क्या क्या होती है वो मैंने इधर लिख दी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब छोटी छोटी दो डेफिनेशन और हैं, इसको ज़रा नोट करिए, फिर मैं आपको वो डेफिनेशन कराता हूँ 1 मिनट में। चलिए स्टूडेंट, तो वो आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसके आगे, है ना, जो भी उतारा था आपने, क्या यानी अणुभार को सूत्र ज्ञात करने का, जो अणुभार ज्ञात करने का सूत्र हमने ड्राइव किया था
उससे आगे हमारे पास है मोलर अवनमन स्थिरांक। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हिमांक का अवनमन पढ़ा है, और हिमांक के अवनमन में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी विलायक में, जब भी किसी विलायक, विलायक का मतलब जैसे पानी है, ठीक है, जब भी किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब क्या है, आपने चीनी मिला दी उसके अंदर, ठीक है, तो देखिए पानी जो होता है, जल होता है हमारा, उस जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका बर्फ बन जाता है, यानी कि जम जाता है, वो ठोस अवस्था में बदल जाता है बर्फ, जल, ठीक है। अब आपने जल में क्या करिए, चीनी मिला दी, जब चीनी मिलाएंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, तब आपका जो मीठा पानी बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं शरबत। अब शरबत का जो हिमांक होगा बच्चों वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और घट जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, -1 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, कारण क्या है कि जब भी हम इस शरबत को ठंडा करेंगे, तो जब शरबत को ठंडा करेंगे, ठंडा करने में टेम्परेचर को गिराएंगे, तो जब टेम्परेचर गिराएंगे तो केवल वो जल का टेम्परेचर नहीं गिरेगा बच्चे, वो टेम्परेचर दोनों चीज़ों को गिरेगा, यानी चीनी का भी टेम्परेचर गिरेगा और जल का भी टेम्परेचर गिरेगा। जब दोनों का टेम्परेचर गिरेगा तो बराबर टेम्परेचर नहीं, जैसे हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ टेम्परेचर जल का गिरेगा, कुछ टेम्परेचर चीनी का गिरेगा जा करके। इसलिए आपका जो टेम्परेचर है अर्थात जो हिमांक है वो 0 से और नीचे आ जाएगा, नीचे, और जब नीचे यानी -2 के पास ले जाएंगे या -3 के पास या -4 के पास, जैसे ही 0 से नीचे जाएगा तब जाके जल का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तब जल जा करके वहाँ पर जमेगा, अर्थात हिमांक पहले 0 था और जब हमने चीनी मिला दी तो उसका हिमांक जो है वो 0 से और नीचे चला गया। इसे बोलते हैं हम हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक का अवनमन। अर्थात जब भी किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके हिमांक में कुछ कमी आ जाती है, जिसे हम हिमांक का अवनमन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हिमांक का अवनमन कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया था, वहाँ पर विलायक और विलेय इन दोनों को निश्चित नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर हमें कांस्टेंट से मतलब ही नहीं था। अब हमारे पास आ रहा है मोलर अवनमन स्थिरांक। अब यहाँ पर स्थिरांक आ गया, यानी कांस्टेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, विलेय और विलायक इन दोनों की मात्रा को कांस्टेंट करेंगे, निश्चित करेंगे, यानी एक निश्चित मात्रा लेंगे। जैसे हमने ले लिया 100 ग्राम विलायक में 1 मोल, कितनी विलेय पदार्थ मिला है, 1 मोल मिला है। कितना विलायक लें, 100 ग्राम विलायक लें। इससे पहले हमने विलायक का कोई मात्रा हमने निश्चित नहीं की थी, विलेय की कोई मात्रा निश्चित नहीं की थी। अब जब स्थिरांक की बात आ गई तब हम इस मात्रा को निश्चित कर रहे हैं। तो 100 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को, जितनी कमी होती है 1 मोल विलेय पदार्थ मिला दें 100 ग्राम में, तो जितनी कमी होगी उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहेंगे। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, थ्योरी वही है, डेफिनेशन वही है, बस थोड़ा चेंज कर दिया। वहाँ पर था किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, यहाँ पर हो गया 100 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने, बस इतना अंतर हुआ है, ठीक है। तो इसकी सहायता से विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। जब देखिए इसको, ये हमारे पास एक्स्ट्रा था, इसको हटा दे रहे हैं हम, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। तो देखिए अणुभार ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने पीछे ड्राइव करवा ही चुके हैं आप लोगों को। m0 बराबर, अब वहाँ पर मैंने 1000 लिया था तो यहाँ से 100 ले रहा हूँ तो मैं 100 ले लूँगा। वहाँ पर 1000 ग्राम विलायक था, यहाँ 100 ग्राम विलायक है, ठीक है। तो 100 गुणा KF गुणा स्मॉल w डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। अब देखिए क्या है, यहाँ m0 क्या है, विलेय का अणुभार है, KF क्या है बेटे, मोलर अवनमन स्थिरांक है, जो हम ये वाली बात कर रहे हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक है। स्मॉल w का है, विलेय का भार है, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है, डेल्टा TF क्या है, हिमांक का अवनमन है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए, ठीक। m0 विलेय का भार, KF मोलर अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय का भार, कैपिटल W विलायक का भार, डेल्टा TF हिमांक का अवनमन, ठीक है। तो ये रहा आपका मोलर अवनमन स्थिरांक। अब इसी तरीके से चलिए देखते हैं कि मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है। अब हमने यहाँ पर मोलर की जब बात आती है तो 1000 ग्राम की बात आएगी हमेशा, क्योंकि 1 किलोग्राम की बात करता है मोललता हमेशा, ठीक है। तो 100 ग्राम जहाँ था वह हमने 1000 ग्राम कर दिया, तो 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल, बस पूरी डेफिनेशन सेम है, बस 100 की जगह 1000 हो गया है। तो 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इससे KF डैश कर दिया, बस KF से भी प्रदर्शित कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है वही रहेगा। तो KF डैश से
प्रदर्शित करते हैं। इसकी सहायता से विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र निम्न है। ये बिल्कुल सही सेम वही है जो मैं पीछे निकलवा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, m0 = 1000 kf डैश इंटू स्मॉल w डिवाइडेड डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। अब यहाँ पर kf डैश जो है वो क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, बाकी सब चीज़ें वही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए छोटी सी बात मैं आपको और करने वाला हूँ, ठीक है, बहुत छोटी सी बात करने वाला हूँ, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं उसकी बात करता हूँ आप लोगों से। देखिए, चलिए देखो इसमें क्या है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस मैंने दिया है यहाँ पर, बता रहा हूँ मैं आपको कि क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का जब उन्नयन होता था यानी डेल्टा टी भी जब हुआ करता था बच्चों, तो क्या ये जो विलयन है, विलयन का जो क्वथनांक था वो हमेशा विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा होता था। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि विलयन का जो क्वथनांक था वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक की अपेक्षा कैसे होता था बेटे, ज़्यादा होता था। लेकिन हेमांक के अवनमन में इसका जस्ट अपोजिट है कि शुद्ध विलायक का हेमांक ज़्यादा होता है और विलयन का हेमांक कम होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक अर्थात देखिए क्या होता है बेटा, डेल्टा टीवी बराबर होता है बेटा केबी यानी कि मोललता इंटू मोललता, ये होता है। इसका मात्रक निकालना है तो केबी का मात्रक क्या निकल के आएगा, जरा देखिए बेटे, केबी का मात्रक बराबर निकल के आएगा बेटा डेल्टा टीवी। टीवी का मतलब क्या है, मतलब ताप का मात्रक, ताप का मात्रक बटे ये मोललता आ जाएगी, तो मोललता का मात्रक, मोललता का मात्रक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अगर हम केबी को निकालें तो केबी बराबर क्या होगा, डेल्टा टीवी बटे एम हो जाएगा। टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, ताप का मात्रक, ये एम क्या है, मोललता, तो मोललता का मात्रक। अब देखिए ताप का मात्रक क्या होता है बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब मोललता का क्या मात्रक होता है, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। जरा देखिए यहाँ पर, यानी मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक। अब देखिए क्या है, ये किलोग्राम आपका ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स में आ जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। जब मोल इनवर्स में आया तो फाइनल मात्रक हो जाएगा बेटा डिग्री सेंटीग्रेड मोल इनवर्स किलोग्राम, या डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स, किलोग्राम ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, किलोग्राम और मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये रहा आपका केबी का मात्रक, और यही मात्रक आपका केएफ का भी होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है केएफ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डेल्टा टीवी की जगह डेल्टा टीएफ ले लेते हैं, जरा देखिए यहाँ पर मैं यही थोड़ा समझा दे रहा हूँ, डेल्टा टीएफ ले लेते हैं तो बराबर हो जाएगा बेटा केएफ और इंटू एम, बात तो वही है। अब क्या है, केएफ को यहाँ रख लेंगे तो डेल्टा टीएफ आपका यहाँ आ जाएगा बटे एम यहाँ आ जाएगा। टी क्या है, पर टेम्परेचर है, तो वही बात है, ताप का मात्रक बटे यहाँ पर मोललता का मात्रक, तो वही मात्रक, जो मात्रक केबी का होता है वही मात्रक केएफ का होता है, अर्थात डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है तो यहाँ पर केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स, ठीक है। तो टेम्परेचर का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड भी लिया जा सकता है और किलोग्राम केल्विन मोल इनवर्स भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, क्या एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखिए जरा, देखिए जरा यहाँ पर जल के लिए, जो जल है, जल के लिए केबी और केएफ, केबी की वैल्यू 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम और मोल इनवर्स होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है केएफ की वो 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, ठीक है। ये आपके पास इसकी वैल्यू होती है, तो इससे सीधे सीधे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केबी हमेशा केएफ का मान से कैसा होगा, कम होगा, अर्थात हम कह सकते हैं बेटे केबी इज लेस देन केएफ, केबी का मान हमेशा क्या होगा, केएफ के मान से कम होगा। अगर यहाँ से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए बेंजीन के लिए अगर हम देखें, बेंजीन के लिए अगर हम देखें बेटा तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए बेंजीन के लिए केबी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 2.76 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम और मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपके पास किसके लिए होती है, बेंजीन के लिए होती है। और अगर केएफ की वैल्यू बेंजीन के लिए पूछी जाए तो कितनी होगी बेटे, 5.10 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम और मोल इनवर्स। तो देखिए बेटे इसके लिए भी आपके केबी की वैल्यू
KF की वैल्यू से कम आ गई। अब आप कहोगे सर ये वैल्यू हमें कैसे निकाल सकते हैं कि KB की वैल्यू और KF की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। चलिए इसको भी बता देते हैं आपके लिए कि कैसे लिखी जाएगी इसकी वैल्यू, कैसे निकाली जाएगी इसकी वैल्यू। जरा देखिए, इसकी वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जरा देखो, अगर आपको KB की वैल्यू निकालनी है तो थर्मोडायनेमिक्स का एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला होता है बेटे RTB² डिवाइडेड बाई 1000 इंटू LV। ठीक है, इस फार्मूले से हम KB की वैल्यू निकाल सकते हैं। डरने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। क्या है, अब देखिए R बराबर क्या है यहाँ पर, सार्वत्रिक गैस कांस्टेंट है ना। ये क्या है बेटे, गैस नियतांक है। इसकी वैल्यू को आप जानते ही हैं कितनी होती है, 0.0821। ठीक है, तो गैस नियतांक, और T क्या है यहाँ पर, TB बराबर है क्वथनांक। किसी भी द्रव का क्या है बेटा यहाँ पर, ये क्वथनांक है। और LV क्या है, LV है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आपकी ये होती है। इसको कैसे निकाला जाता है भाई, देखिए LV को निकालना बहुत सरल, क्या है बेटा, डेल्टा HB डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन अर्थात हमने तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म कर ली बच्चों। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हाँ एक बात और, सब्सक्राइब जो बच्चा कर चुका वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करे, अदरवाइज अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और अनसब्सक्राइब हो जाएगा तो आपको जो नई वीडियो डाली जाती है वो वीडियो आपको नहीं मिल पाएंगी। तो जो बच्चा एक बार सब्सक्राइब कर चुका है बस वही छोड़ दे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।